Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. This is Soumya, and you are watching English Over Chai. I welcome you all to my channel. Thank you so much आज इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक जो है सीबीएसई बोर्ड की उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन विच इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। अल्फोंसो डॉडेट ने ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज में से एक है, बहुत अच्छे और रिकॉग्नाइज्ड वर्क्स में से एक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल स्टोरी है ये। सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या है लास्ट लेसन के बारे में। आज इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले अल्फोंसो डॉडे जो ऑथर हैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, देन वन लाइनर्स है जो भी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे एक एक लाइन के या एक एक वर्ड के, और उसको आपके एनालिसिस के लिए है वो कि आपको चैप्टर के जो भी इवेंट्स हैं या चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद हैं। सो ये एक आपका सेल्फ असेसमेंट की तरह है कि आप खुद को एनालाइज कीजिए। और लास्ट में ग्लॉसरी है, जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स लगे थे चैप्टर में कि आपको मे बी उसका मीनिंग शायद नहीं समझ में आया, नहीं पता होगा, तो मैंने वो एक कलेक्शन के फॉर्म में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो उसको मैंने प्रोवाइड किया है। वहाँ पे उसका बहुत ही सिंपल इजी इंग्लिश में उसका मीनिंग है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वहाँ पे दिया हुआ है, और बीच में भी चैप्टर के को पढ़ाने के दौरान भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ऑल दिस पैकेज इज बेनिफिशियल टू यू एंड यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो। कुछ आपको सजेशंस देने हो, कोई चीज़ आपको पॉइंट समझ नहीं आया अगर इस वीडियो में या किसी भी और मेरे वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज बी पेशेंट और बने रहिए वीडियो के एंड तक। Okay, so now about the author, Alfonso Daudet was a French writer known for his works in literature, including novels and short stories. So अल्फोंसो डॉडे जो थे वो एक फ्रेंच राइटर थे, फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते थे, और लिटरेचर में उनका बहुत योगदान रहा है, इंक्लूडिंग जिसमें उन्होंने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह सब लिखी हुई हैं। ही ऑफन डिपिक्टेड एवरीडे लाइफ इन फ्रांस, ब्रिंगिंग ह्यूमर, इमोशन एंड रियलिज्म टू हिज राइटिंग। जो रोजमर्रा की जो रूटीन लाइफ है फ्रांस की उसको वो दिखाते हैं, उसमें कभी ह्यूमर होता है, कभी कोई इमोशनल सेंसिटिव एंगल होता है, रियलिज्म वगैरह की ये बात करते हैं अपनी राइटिंग्स, अपने लेखन के द्वारा। One of his famous works is The Last Lesson, a touching story about the impact of language and education during wartime. इनके बहुत ही फेमस वर्क्स में से एक है ये द लास्ट लेसन। बहुत ही टचिंग, बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल स्टोरी है जिसमें लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किसी की मातृभाषा की क्या उसकी जिंदगी में अहमियत है, उसके बारे में ये स्टोरी हमें बताती है। दूसरी चीज एजुकेशन के बारे में इसमें बताया गया है, और ये जो स्टोरी है ये वॉर टाइम में सेट है, यानी कि उस समय जब ये स्टोरी लिखी गई थी वहां पे उस समय वॉर का माहौल था या जंग का माहौल था। उस सिनारियो में स्टोरी एजुकेशन बैकग्राउंड में एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So अब इसमें ये जो बच्चा है इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो वहाँ पे फ्रांस के एक छोटे से टाउन में रहता है। अभी हमें आगे जाके उस टाउन का नाम पता चलेगा। तो वो जो बच्चा है फ्रांस, वो कहता है कि मुझे स्कूल जाने के लिए मैं बहुत लेट हो गया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि मैंने स्कूल के लिए तैयार होना शुरू किया बहुत लेट उस मॉर्निंग, उस सुबह, और मुझे बहुत ज़्यादा डर था। ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग मतलब मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हैमल जो थे, एम हैमल अब कौन थे, एम हैमल फ्रांस जो बच्चा था उसके टीचर थे, और उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे, वो चूंकि लैंग्वेज के टीचर थे और लैंग्वेज में आपको पता है टेंसेस होते हैं, हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर वोकैबुलरी होती है, पार्टिसिपल्स होते हैं। तो एम हैमल जो थे उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स भी वो आज क्वेश्चंस पूछेंगे।
वो आज क्लास में काइंड ऑफ टेस्ट सा लेंगे, और वो जो बच्चा है फ्रांस, वो कहता है कि मुझे उस पार्टिसिपल का एक शब्द तक नहीं पता था, फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं आता था उस पार्टिसिपल का। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है, तो उस तरह से उसका कहने का मतलब है कि कुछ भी मुझे आता नहीं था, इसलिए मुझे घबराहट भी हो रही थी और स्कूल जाने के लिए भी मैं लेट हो गया था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of a sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब वो कहता है कि एक मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए तो मेरे मन में आया कि मैं भाग जाऊं, एंड आई शुड स्पेंड द डे, पूरा दिन मैं स्पेंड करूं कहाँ पे, आउट ऑफ डोर्स, यानी कि अपने घर के बाहर कहीं स्पेंड करूं, कुछ चिड़िया देखूं, कुछ ऐसे ही कहीं भाग जाऊं। इट वॉज सो वार्म। अब वो बता रहा है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना वार्म है यहाँ पे, कितना ब्राइट, आसमान में धूप खिली हुई है, चिड़िया जो है वो चहचहा रही है एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब पेड़ पर बैठ करके या पेड़ की डाली पे किनारे पे बैठ करके चिड़िया चहचहा रहा है, और इतना सुंदर मौसम हो रहा है। और ओपन फील्ड जो है बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल इस तरह का एक प्लेस होता है, फोटो में देख सकते हैं। सॉमिल एक ऐसा प्लेस है जहां पर जैसे जंगल से जो लोग लकड़ी वगैरह काट के लाते हैं, तो वहां पे वुड्स और लॉग्स, इस तरह के जो लॉग्स होते हैं वहां पे रखे जाते हैं, और मशीन्स का यूज करके उनको काटा जाता है थोड़ा अच्छे शेप में, एंड कायदे से उसको काटते हैं मशीन से। तो ये प्लेस होता है सॉमिल। तो वो कहते हैं कि और ओपन फील्ड जो है, जो सॉमिल यानी कि ये जो प्लेस है सॉमिल, इसके पीछे जो खुला हुआ फील्ड है, ओपन फील्ड है, वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स, जो प्रूशा के सोल्जर्स हैं, वो वहां पे ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं। और एंड देन ही सेज इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब वो कहता है कि ये सब चीजें ज्यादा टेम्पटिंग है than the rule for the participles, यानी कि पार्टिसिपल्स की जो पढ़ाई है उसके रूल्स को याद करने का जो स्टडी मुझे करनी है, उससे कहीं ज्यादा टेम्पटिंग है कि मैं सोल्जर्स को ड्रिल करता हुआ देखूं, मैं चिड़ियों को चहचहाता हुआ देखूं। टेम्पटिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई चीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगना, कि ये सब जो चीजें हैं, चिड़ियों का चहचहाना, अच्छा मौसम, ये सब ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू कि कोई बैठ करके पार्टिसिपल्स की पढ़ाई करे। फिर फर्दर वो कहता है फ्रांस की, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं इन सारी चीजों को रेजिस्ट कर सकूं, यानी कि जो अपना टेम्पटेशन, लालच है, उसको मैं दबा सकूं, और मैं उन सबको हटा करके तुरंत दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ जाने लग गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब इस पे वो जो फ्रांस है बच्चा, वो कहता है कि आगे फर्दर वो स्टोरी में कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल वहाँ पे एक में भी कोई उनका जो शहर है, वहाँ का कोई एक सेंटर टाइप का होगा, या कोई मेन हॉल में भी उस जगह का हो, और वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड टाइप का लगा हुआ था, और शहर में जितनी भी न्यूज आती थी शहर से रिलेटेड, की टाउन में आज ये हुआ वो हुआ, सारी न्यूज उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी, ताकि जितने भी सिटी डिवेलर्स है या शहरवासी हैं उनको वो सूचना मिलती रहे कि उनके शहर में क्या हो रहा है। फिर वो फर्दर कहता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये जो स्टोरी है ये वॉर टाइम पे बेस्ड है, युद्ध के समय की ये बात है, तो मे बी ये जो शहर है ये यहाँ पे भी बुरी बुरी खबरें वॉर फील्ड से आ रही होंगी। अब वो आगे हमें बताता भी है कि द लॉस्ट बैटल्स, जो बैटल्स हम हार गए, यानी कि जंग छिड़ गई थी फ्रांस की जर्मनी के साथ, और वो जो जंग थी उसमें फ्रांस हार गया था। और ये सारे बैटल्स की जो बुरी बुरी खबरें हैं हमें इस बुलेटिन बोर्ड से मिल रही हैं, जो ड्राफ्ट्स आए हैं, यानी कि बाद में अब बैटल हम हार गए, किसी और का यहाँ पे राज है,
तो उसके रिलेटेड जो ड्राफ्ट्स बनते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो शहर के मे बी मेयर होंगे या जो उसको डील करते होंगे, सीएम वगैरह जिसको हम अभी आज हमारे स्टेट्स में होते हैं, उनके ऑर्डर्स, हर एक चीज इसी बुलेटिन बोर्ड से लगती थी और पिछले 2 साल से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी। तो वो अपने आप से कहता है कि फिर तो मैंने इस पे ये सोचा विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि मैंने जैसे ही देखा बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ है, बिना रुके मैंने बस एक ही चीज सोची कि भाई अब क्या हो गया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब ऐसा कौन सी चीज आ गई, अब क्या ऐसी बुरी खबर हमें देखने को मिलेगी। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. अब जब वो कह रहा है कि ये सब देखने के बाद मैं तुरंत वहां से हरी करते हुए, बहुत ही जल्दबाजी में वहां से निकला, जितनी तेजी से मैं जा सकता था उतनी तेजी से मैं वहां से निकलने लगा। और तभी क्या हुआ कि एक ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था, जिसका नाम था वॉचर, जो वहां पर था अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस मतलब अपने स्टूडेंट के साथ था। वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, वो वहां खड़ा होकर वो बुलेटिन बोर्ड को उसने पढ़ा, और उसने उसको बुला करके क्या कहा, कॉल्ड आफ्टर मी मतलब उसको आवाज दे करके क्या, फ्रांस को आवाज दे करके रोका और कहा, डोंट गो सो फास्ट बाब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब उसने कहा कि इतनी जल्दबाजी में कहाँ तुम स्कूल के लिए जा रहे हो। बब मीन्स कि ऐसे अरे बेटा या बच्चे, अरे क्या कैसे जा रहे हो, जैसे हम लोग नहीं कह देते हैं अरे बेटा सुनो, इस तरह से। तो वही यहाँ पे मतलब है बाप का कि अरे इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे लड़के, और तुम आराम से, भी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में और कोई देर नहीं हो रही है, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, अभी बहुत अच्छा खासा समय है। तो इस पे फ्रांस जो है वो सोचता है कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कि मुझे ऑलरेडी इतनी देर हो गई है और ऊपर से ये कह रहा है अभी भी तो बहुत टाइम है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मुझ पे हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। और वो जल्दी से भागता हुआ, और जितनी तेजी से जा सकता था, ही रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि वो फिर ये सब करता हुआ जल्दी जल्दी एम हैमर जो उसके टीचर थे उसके उनके छोटे से बगीचे में, गार्डन में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हांफते हुए, एकदम सांस ही नहीं ले पा रहा था, इतना हांफते हुए दौड़ते भागते वो वहां तक पहुंचा था। Usually, when school began, there was a little bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of the desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. अब वो कहता है कि यूजुअली अक्सर क्या होता था कि जनरली जब स्कूल शुरू होता था तो थोड़ा सा बसल सी होती थी, यानी कि ग्रेट बसल मतलब कि बहुत शोर शराबा होता था, कि बहुत अलग अलग टाइप के शोर आते थे, जो कि हमें मतलब कोई अगर सड़क पे भी खड़ा है, स्ट्रीट पे वहां बाहर खड़ा है, तो वहां तक आवाज जाती थी। किन किन चीजों की आवाज जाती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होती थी स्टूडेंट्स की, वो उसको बार बार खोलते बंद करते थे, उसकी बहुत आवाज आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि एक साथ होकर के बोलना। आपने देखा होगा कि छोटी क्लास में जब आप थे तब टीचर्स जो है वो एक सेंटेंस रिपीट करती थी, या अभी भी आप देख सकते हैं नर्सरी केजी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से टीचर्स बोलते हैं, और बच्चे जो है वो पूरा क्लास एक साथ ए फॉर एप्पल बोलता है। तो वो यूनिसन यानी कि एक कोरस टाइप में वो साथ में बोलना, कि लेसन्स जो है वो बच्चे जो टीचर्स पढ़ाते थे वो यूनिसन में एक साथ होकर के बोलते थे, और बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत लाउडली बोलते थे, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे जो थे वो अपने हाथ अपने कानों पे रख लेते थे। आपने देखा होगा जब छोटी क्लास में आप होते हैं और कान पे ऐसे हाथ रख लीजिए आप, और जोर जोर से बोल बोल करके सेंटेंस पढ़िए, या कोई चीज जो भी पढ़ा रहे टीचर उसको पढ़िए, तो आप अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, अपने माइंड में उस चीज को डाल पाते हैं। तो वही चीज वो भी बोल रहा है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपने कानों पे हाथ रख लेते थे और खूब जोर जोर से रिपीट करते हुए लेसन्स को पढ़ते थे। और जो टीचर थे उनके, उनकी जो बड़ी सी एक रूलर थी, पहले की टीचर्स जो होते थे वो रूलर लेके आते थे क्लास में बच्चों को मारने वारने के लिए, कि कोई शैतानी कर रहा है तो उसको एक लगा दिया इस तरह से। तो वो टीचर जो एम हैमल थे वो भी रूलर लेके क्लास में आते थे, बच्चों पे थोड़ा सा की पिटाई हो जाएगी अगर किसी ने शोर किया उस टाइप से। और वो रूलर को टेबल पे रैप कर रहे थे, रैप का मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे ठक ठक की आवाज करते उसको टेबल पे मार रहे थे। तो इस तरह का
अक्सर जो डेली का रूटीन होता था स्कूल में, उसमें इसमें इस तरह की आवाजें आती थी और बच्चे जोर जोर से पढ़ते थे। टीचर जो है वो टेबल पे रैप कर रहे होते थे, मतलब नॉर्मल जैसे स्कूल्स में होता है उसी तरह से चल रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो गई थी। अब ऐसा था कि सब कुछ बहुत शांत था, बिल्कुल स्टिल था, पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पे। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन का मतलब हुआ हल्ला करना, यानी कि शोर मचाना। जो बच्चे इधर उधर डेस्क पे इधर उधर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, शोर करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने इस हल्ला को या इस शोर जो बजता है स्कूल में, उस पे काउंट किया था। काउंटेड किया था, आई हैड काउंटेड, मतलब कि मैंने इस बात पे विश्वास किया था कि मैं जब जाऊंगा तो खूब हल्ला वल्ला हो रहा होगा, खूब शोर हो रहा होगा, और मैं चुपके से बिना किसी की नजर में आए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नजर में आए मैं चुपचाप अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा। कि जो टीचर होंगे उनका सारा ध्यान इस शोर शराबे पे और बच्चों पे होगा, और उसी का फायदा उठा के, मैंने उसी पे विश्वास किया था कि इसी शोर का फायदा उठा के मैं बिना किसी को ये नजर में आए जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन हर चीज जो थी, ऑफ कोर्स, वो उतनी ही शांत थी, उतनी ही क्वाइट थी जैसे कोई संडे की सुबह होती है। संडे की सुबह क्यों कहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, संडे को छुट्टी होती है स्कूल की, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल बिल्कुल शांत होता है, कोई जब है ही नहीं, जब शोर मचाने वाला तो कहाँ से शोर होगा। तो ऐसा लग रहा था, इतना शांत था सब कुछ, कि ऐसा लग रहा था कोई संडे मॉर्निंग है, कि जैसे कोई स्कूल आया ही ना हो। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो वो फर्दर कहता है कि मैंने खिड़की से देखा अपने क्लासमेट्स को। वो मेरे जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे बैठे थे, और एम हैमल जो टीचर थे वो इधर से उधर वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब इधर से उधर टहल रहे थे, और उनका जो टेरिबल सा, यानी कि बहुत डरावना सा, भयानक सा जो लोहे का छड़ी थी उनकी, वो उन्होंने अपने आर्म के नीचे रख रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब वो कहते हैं कि मुझे किसी तरह बस दरवाजा खोलना था और सबके सामने से होते हुए मुझे जाकर के वहां बैठना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म लग रही थी, कितना मैं ब्लश कर रहा था और कितना ज्यादा डरा हुआ था मैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी आप भी अगर लेट हो जाते हैं और फर्स्ट इतना ज्यादा लेट हो गया कि फर्स्ट पीरियड चल रहा है स्कूल में, और आप पूरा क्रॉस करते हुए अपनी क्लास में आते हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चे आराम से, आपके जो क्लासमेट्स है वो पढ़ रहे हैं और टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और बीच में आपके अपने इंटरप्ट कर दिया, मैं कम इन बोल के, और सारे स्टूडेंट्स की नजर आप पे है, तो आपको भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सा एक वो मोमेंट होता है। तो वैसे ही वो कह रहा है फ्रांस भी, कि आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना फ्राइटनिंग था, कितना ये डरावना था, और मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी ऐसे अब क्लास में एंटर करने में। बट नथिंग हैपन। अब वो कहते हैं लेकिन जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, जो उसके टीचर हैं वो बहुत डांटेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल saw me and said very kindly, go to your place quickly little Franz, we were beginning without you। और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बहुत हैरानी की बात थी। और एम हैमल जो है उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने मुझे देखा, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही पोलाइटली कहा कि लिटिल फ्रांस, बच्चे फ्रांस, तुम जाके जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे आज। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब वो कहता है मैं बिल्कुल बेंच पे ऐसे जंप करते हुए, कूदते हुए गया, और मैं जाके जल्दी से अपनी डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। अब वो कहता है कि
तब तक नहीं, जब तक मैं थोड़ा डरा हुआ था, घबराया था, यानी कि मैं सीट पे बैठ गया था फिर भी मैं घबराया हुआ था। तो तब तक तो नहीं कि जब तक मैं घबरा रहा था, लेकिन हाँ, जब मैं अपनी घबराहट से, अपने डर से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मुझे डांट नहीं पड़ेगी और थोड़ा कंफर्टेबल हो गया मैं, तब मैंने बाकी चीजों पे ध्यान दिया। और तब मैंने ये ध्यान दिया कि जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना है, फ्रिल अपनी शर्ट पहनी है, और अपनी ब्लैक कलर की सिल्क की टोपी लगाई है जिसपे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो कपड़े थे वो उनके मे बी बेस्ट कपड़े होंगे, और वो ये इंस्पेक्शन के और प्राइज डेज में ही पहनते थे, यानी कि बहुत खास खास जो इवेंट्स होते थे स्कूल के, उसी दौरान वो पहनते थे, उनके बेस्ट कपड़े थे। तो आज वो कपड़े पहने हुए थे, अपने बेस्ट क्लोथ में थे। तो ये बात जो फैंस है उसके लिए थोड़ी सी अटपटी सी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कपड़े आज क्यों पहने हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches they were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. अब वो कहता है कि इसके अलावा भी मैंने देखा कि पूरा स्कूल जो था वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब सा है और बहुत सॉलम है। सॉलम का मतलब वो बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस से सब लोग लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया, जो मुझे आश्चर्य में डाला, वो ये देखना था कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती हैं, वहां पे गांव के लोग बैठे थे, जो कि चुपचाप बस अपने आप में बैठे थे, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हम लोग की तरह एकदम शांत बैठे हुए थे। उसमें वहां पे कौन कौन था? ओल्ड हाउसर। हाउसर एक व्यक्ति जो है, जो विलेज के हैं, उनका नाम है हाउसर, एक व्यक्ति का नाम है। कि बूढ़े हाउसर जो थे वो भी वहां पे थे, अपनी 3 कोनों वाली टोपी लगाए हुए थे। आपने देखा होगा बहुत सारी एक कैप आती है जो इस तरह से तिरछी सी होती है, उसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं, उस तरह की वो कैप लगाए हुए थे। फॉर्मर मेयर भी थे वहां के, जो शहर के पुराने एक्स मेयर थे वो वहां पे मौजूद थे। पुराने यानी कि एक्स पोस्ट मास्टर भी वहां पे मौजूद थे, और भी बहुत सारे लोग उनके बगल में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं थोड़ी सी आज स्ट्रेंज थी, थोड़ी सी अटपटी थी, और फ्रांस जो था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है स्कूल में। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. वो कहता है कि फ्रांस जो है वो आगे बोल रहा है कि सब लोग बहुत ही उदास लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे, और हाउसर जो था वो एक पुरानी प्राइमर लेके आया था। प्राइमर मतलब जैसे किसी लैंग्वेज की जो बिल्कुल बेसिक बुक होती है, जैसे नर्सरी क्लास में आपने देखा होगा ABCD वाली जो एकदम बेसिक सी बुक होती है, नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं, या हिंदी की जो वर्णमाला वाली जिसमें अ आ इ ई उ ऊ लिखा होता है, ये सब प्राइमर्स हैं जो बेसिक बिल्कुल किसी लैंग्वेज को सीखने की बुक्स होती हैं। तो वो जो हाउसर था, जो विलेज का एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके हाथ में भी बिल्कुल वो जो बेसिक फ्रेंच सीखने वाली, जिसमें मे बी अल्फाबेट्स होंगे, कि जैसे हमारे इंग्लिश में होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, या हिंदी में अ से अनार, उस तरह की जो फ्रेंच में चलती होगी, वो प्राइमर या वो रीडिंग बुक उसके हाथ में थी, हाउसर के हाथ में थी। थम्ड एट द एजेस, यानी कि वो कोनों पे, एजेस पे फटी हुई थी थोड़ी सी, यानी कि वो बहुत पुरानी बुक थी जो उसके पास थी। मे बी वो पहले कभी पढ़ाई करता होगा और बाद में उसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी होगी। तो वो जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी और कोनों से फटी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो अपने नीज पे उसको अपनी गोद में इस तरह से खोल करके पढ़ रहा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उसी बुक में, वो बुक खुली हुई थी और वही पेजेस जो थे उसपे उसने अपना चश्मा रखा हुआ था, अपनी गोद में वो बुक रखी थी, वही ऊपर से वो उसने अपना चश्मा रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, अब आगे फ्रांस कहता है कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, ये सारी स्ट्रेंज चीजों के बारे में, तभी क्या हुआ कि एम हैमल जो टीचर थे, वो अपनी चेयर पे माउंटेड, इस चेयर मतलब अपनी चेयर पे जाकर के विराजमान हो गए, बैठ गए, और उसी ग्रेव यानी कि उसी सीरियस और उसी बहुत ही नम्रता भरी आवाज में जो उन्होंने फ्रांस को एड्रेस करते समय यूज की थी, जब फ्रांस को उन्होंने कहा था कि हाँ फ्रांस अंदर आ जाओ, बिल्कुल उसी काइंड टोन में, पोलाइट टोन में उन्होंने सारे बच्चों को एड्रेस करते हुए कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। The order has come from Berlin
to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब वो आगे कहते हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, ये फरमान जारी हुआ है कि एल्सास और लोरेन, अब ये एल्सास और लोरेन जो है वो फ्रांस के दो शहर हैं, दो छोटे छोटे टाउन्स हैं। और ये जो दोनों टाउन्स हैं एल्सास और लोरेन, फ्रांस और जर्मनी की जो लड़ाई हुई थी, ये मैंने आपको बताया ही था कि वॉर का टाइम चल रहा था, तो वॉर में फ्रांस के जो दो शहर थे एल्सास और लोरेन, इस पे उन्होंने जीत लिया था जर्मनी ने, और इस पे उनका अब कब्जा हो गया था। अब उनकी अंडर में आ गए थे ये दो शहर, और बाकी शहर में भी बच गए होंगे या फ्रांस ने उनको अपने पास ही सिक्योर कर लिया होगा, लेकिन एल्सास और लोरेन जो शहर थे उनको फ्रांस कंट्री जो था वो हार चुका था जर्मन्स के हाथों। तो अब वहां पे जर्मनी का राज था उन दोनों शहर में। तो वो कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, फरमान आया है कि एल्सास और लॉरेन शहर के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी कि जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब वो कहते हैं फर्दर आगे कि आपके जो नए टीचर हैं, न्यू टीचर आपके कल से आएंगे, आज ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, यानी कि अब से जो एल्सास और लोरेन के स्कूल्स हैं उनमें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और आज ही लास्ट फ्रेंच का लेसन था। अब आज के बाद वो लोग कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो कहते हैं आज ही आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन है, आप बहुत ध्यान दे करके मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से आज का ये क्लास अटेंड करें, बहुत अटेंटिव रहें। What a thunderclap these words were to me. अब फ्रांस जो है वो कहता है कि ये एक थंडर क्लैप की तरह, ये जो वर्ड्स थे ये थंडर क्लैप की तरह मेरे ऊपर गिरे थे, मेरे लिए थे। थंडर क्लैप का मतलब होता है इस तरह से जो बिजली कड़कती है, कि इन शब्दों को सुनने के बाद जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, ये ऐसे वर्ड्स थे। ओ द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब वो सारी बात समझ जाता है, एंड 2+2 4 करके वो उस चीज को निकालता है कि ये सारे जो रिचेस हैं, रिचेस मतलब वो दुष्ट हैं, इतने ये लोग दुष्ट टाइप के लोग हैं कि इन्होंने इस तरह की चीज की है। अच्छा, ये ही चीज थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे, जब वो जल्दबाजी में था और वो वहां से निकल रहा था, तब उसको वहां पे उन लोगों ने लगाई होगी कि सारे स्कूल्स में अब से फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। और मे बी वो जो लोहार था वॉचर, वो भी इसीलिए कह रहा था कि अरे बहुत जल्दी क्या करोगे जा करके, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल में। कहने का मतलब है कि ये आखिरी फ्रेंच लेसन है तुम्हारा, तुम कितनी भी आराम से जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, अब तो वो में भी नहीं सिखाया जाने वाला होगा। तो ये बात उसको पता थी, शायद इसीलिए वो फ्रांस को वो बातें कह रहा था। तो अब सारी चीजें ही जस्ट पुट टू एंड टू टुगेदर, और उसने ये सब चीजें कैलकुलेट कर दी थी कि ये सारी चीजें जो उसको स्ट्रेंज स्ट्रेंज दिख रही हैं वो क्यों हो रही थी। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता, बहुत परेशान हो जाता, और उसको सुन करके इतना अजीब सा लगता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, आज के बाद मैं कभी फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा। क्यों है ऐसा? मुझे तो अभी हार्डली ये पता है कि लिखते कैसे, मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी फ्रेंच नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और मैं और भी ज्यादा अब नहीं मुझे सीखना चाहिए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और भी ज्यादा सीख भी नहीं पाऊंगा, मुझे वहीं पे ही रुक जाना चाहिए था। अब वो अपने पुरानी चीजों को याद करके कह रहा है कि अरे मुझे रुक जाना चाहिए था जो मैं करने जा रहा था उससे, और मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए था इसकी पढ़ाई में। और कितना मुझे सॉरी फील हो रहा है, कितना अफसोस हो रहा है कि मैंने लेसन्स को ठीक से नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं लर्न किया। कभी मैं अब चिड़िया के अंडे ढूंढने में या उनमें इंटरेस्टेड हो जाता था कि चिड़िया के अंडे कहाँ होंगे, उन सब चीजों में लग जाता था। कभी मैं गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यहाँ पे एक रिवर है जो एल्सास में बहती है,
तो यहाँ पे सार जो है वो एक रिवर मेंशन की गई है, उसकी ज्योग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग में भी ये वहीं पे पास में ही होगी उस शहर में, कि मैं कभी कभी सार में यानी कि नदी के किनारे स्लाइड करने के लिए निकल जाता था, घूमने फिरने निकल जाता था। और वो समय जो मुझे अपने लेसन्स को लर्न करने में बिताना चाहिए था, उस समय मैंने उन सारी चीज़ों को उस पर ध्यान नहीं दिया, और बाकी जितने भी अन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। अब इस बात का फ्रांस को बहुत अफसोस हो रहा था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब वो कहता है कि जो मेरी बुक्स थी, जो पहले मुझे एक न्यूसेंस की तरह लगती थी, न्यूसेंस मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ होना जब किसी चीज से, बहुत वो बुक्स जो मुझे पहले बहुत इरिटेटिंग लगती थी, वो एक न्यूसेंस जैसी लगती थी, और मुझे उनको कैरी करना बहुत भारी लगता था कि कितनी भारी भरकम किताबें मुझे कैरी करनी पड़ती हैं। मेरी जो ग्रामर की बुक थी, मेरी जो हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की हिस्ट्री पर जो किताब थी जो फ्रेंच भाषा में थी, वो सब एक पुराने दोस्तों जैसे लगने लगे थे। कि ऐसे वो अब ये सारी बुक्स जो उसको पहले बोझ लगती थी, अब वो सारी बुक्स वगैरह और सारे टॉपिक्स उसको अपने पुराने दोस्तों जैसे लग रहे थे, जिनको वो छोड़ना कभी भी नहीं चाहता था। कि ये उन पुराने दोस्तों की तरह हैं जिनको हम कभी भी अपने से अलग नहीं या अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। एंड एम हैमल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. अब वो कहता है कि और एम हैमल भी, उनकी भी बात करते हैं कि ये एक आइडिया, सिर्फ ये सोच सोच ही कि वो हम सबसे दूर जा रहे हैं और मैं कभी उनकी शक्ल दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मुझे इस थॉट ने या इस आइडिया ने ही मतलब ये जो आइडिया मेरे दिमाग में है, यही इतना ओवर पावरिंग था कि मैं सब कुछ भूल गया। उनका रूलर जो वो हम लोग को छड़ी से मारते थे, या वो कितने ज्यादा क्रैंकी थे, यानी वो कितने ज्यादा सनकी थे, ये सारी यानी कि उनकी कमियां अब उसको नहीं दिखाई दे रही थी उस अपने टीचर की, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया था कि आज के बाद वो एम हैमिल से कभी नहीं पढ़ पाएगा, उनको कभी नहीं देख पाएगा। तो ये जो थॉट था, ये जो एक बात थी, वो बहुत बड़ी थी। और उनका जो क्रैंकी बिहेवियर था, उनका जो रूलर वाला जितनी भी कमियां थी, वो अब उसके आगे उसको बहुत छोटी लग रही थी। वो बिल्कुल भूल गया था कि इनके अंदर ये कोई कमी भी है। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब वो कहता है पुअर मैन, बेचारा वो आदमी, ये जो लास्ट लेसन आज वो हमें पढ़ाने जा रहे थे, उसके सम्मान में, उसकी ऑनर में, आज उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे कपड़े, ये जो बेस्ट ड्रेस पहनी है, बेस्ट कपड़े पहने हुए हैं, बेस्ट संडे क्लोथ। और अब मुझे ये समझ में आया कि जो गांव के बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े लोग हैं, वो क्लासरूम में पीछे की तरफ क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो वहां पे पीछे क्यों बैठे थे, क्योंकि वो फ्रेंच जो विलेजर्स थे, उन्होंने भी अपनी वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, और वो भी बहुत ज्यादा अफसोस उनको भी हो रहा था कि वो और ज्यादा स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं गए। तो अब ये सब चीजें, पहले किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पहले लोगों ने पढ़ाई नहीं की, और सबको लगा कि अरे अभी बहुत टाइम है, अरे पढ़ लेंगे आराम से, इधर उधर की चीजों में लगे रहे। और आज जब ये ऑर्डर आ गया है कि आज के बाद यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई फ्रेंच नहीं सीख पाएगा, और जब उनको ये लगने लगा कि आज के बाद वो अपनी नेटिव लैंग्वेज कभी पढ़ नहीं पाएंगे, उनको आती भी नहीं है, तो कैसे वो सीखेंगे, ये बात से आज उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। हम सबकी लाइफ में इस तरह का मोमेंट आता है कि जिन चीजों को हम बहुत ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि अरे ये तो हो जाएगा, अरे ठीक है अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब उस चीज के साथ, या उस जिसको हमने बहुत ग्रांटेड लिया होता है, हमारे लास्ट समय उनके साथ चल रहा होता है, उन चीजों के साथ, और हमें लगता है कभी भी अब बस कुछ ही समय बचा है, अब हमसे ये हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि काश हमने थोड़ा और टाइम इन सब चीजों को दिया होता। ऐसा हम सबके साथ होता है, और वही अफसोस, उसी तरह का रिग्रेट इन सारे लोगों के अंदर भी था। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और वो कहते हैं कि जो विलेज के जो लोग वहां पे बैठे थे, ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को, जो एम हैमल टीचर हैं, उनको थैंक करने का, उनको शुक्रिया कहने का,
उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए, यानी कि वो पिछले 40 सालों से एम हैमल पढ़ा रहे थे। बहुत ही वफादारी से उन्होंने अपने पढ़ाने की शिक्षा देने की जो सर्विस है उन्होंने की है, 40 साल तक वो करते रहे हैं, उनको वो धन्यवाद कर रहे थे। और फ्रांस जो कंट्री थी उसके प्रति अपना आदर, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। वो कंट्री जो अब उनकी नहीं रही थी, यानी कि वो जो अल्सास था अब वो जर्मनी कंट्री के अंडर आ चुका था। While I was thinking of all this, I heard my name called. अब वो कह रहा है कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था और सब चीजों को एनालाइज कर रहा था, तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब ये मेरी बारी थी पढ़ने की, यानी कि क्लास में जो है वो रीडिंग चल रही थी, जैसे चैप्टर रीडिंग आप लोग भी करते होंगे। और उसकी बारी थी कि अब उसको खड़े होकर के चैप्टर को, एक पैराग्राफ या जो भी है उसको वो रीड करना था। What would I not have been given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake? अब वो कहता है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव बीन गिवन टू बी एबल टू से, कि जो मुझे कहने को मैं चाहता था कहना लेकिन आई वाज नॉट एबल टू से, वो ये था कि ये जो ड्रेडफुल रूल था पार्टिसिपल्स का, ड्रेडफुल का मतलब बहुत भयानक जो ये रूल्स थे, यानी कि उसको ये जो लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसके जो पार्टिसिपल्स के रूल्स वगैरह होते थे उसको याद नहीं होते थे, उनको वो बहुत भयानक लगते थे। तो वो कहता है कि मैं कहना चाहता था बट मैं नहीं ये चीज़ कह पाया, कि जो पार्टिसिपल्स के इतने भयानक भयानक से रूल्स याद करने पड़ते थे, वो इतनी लाउड और इतनी क्लियर बिना एक गलती के मैंने उसको बोलने की, मैं कैसे बोलूं या मुझे बोलने की कोशिश मैं करने लगा। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मैं मतलब ये चाह रहा था कि मैं बहुत लाउडली और बहुत क्लियरली बिना किसी मिस्टेक के क्या मैं बोल पाऊंगा, तो मैं यही सब सोच रहा था। और जो पहले वर्ड्स मैंने बोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसी में मैं एकदम से हड़बड़ा गया, मैं मिक्सअप मैंने कर दिया और कंफ्यूज हो गया, और मैं एकदम से चुप होकर के वहां पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और जब उससे एकदम से वो गड़बड़ हो गया शुरुआत की बोलने में, तो वो वहां पे एकदम चुपचाप से खड़ा हो गया, अपनी डेस्क को उसको ने कस के पकड़ लिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, और मेरी इतनी भी डेयरिंग नहीं थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजर उठा के अपनी टीचर की तरफ देख सकूं, क्योंकि उसे लगा कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाया है, तो अब एम हैमल उसे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. अब इसके जब वो ऐसे नीचे सर झुका करके खड़ा होता है, थोड़ा एम्बैरेसमेंट उसको लग रहा होता है, तभी उसको एम हैमिल की आवाज़ सुनाई देती है, और एम हैमिल उससे कहते हैं, वो उसने कहा कि एम हैमिल ने फिर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, तुम्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। और देखो ये किस तरह से है, हर दिन हमें अपने आप से कहते हैं कि अरे बहुत टाइम है, अरे अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अरे कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। और देखो क्या उसका रिजल्ट आया, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि और अब तुम देखो कि हम कहाँ पे हम पहुंच गए हैं, कैसी सिचुएशन में हम आ गए हैं। Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. अब कहते हैं देखो, अब ये एल्सास के साथ, यानी कि अब हमें क्लियर हो गया है कि ये जो स्कूल है, जो फ्रांस, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लास्ट लेसन, तो ये सिचुएटेड है एल्सास शहर में। तो दो शहर थे ना, एल्सास और लोरेन, अब वो फ्रांस कंट्री में नहीं आते थे, अब वो जर्मनी का उन पे कब्जा हो गया था। तो ये जो सिटी थी फ्रांस और एम हैमिल जहाँ पे थे वो एल्सास था। तो वो कहते हैं जो टीचर है वो कहते हैं कि देखो ये एल्सास के साथ कितना बड़ा ट्रबल, कितनी बड़ी परेशानी हो गई। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि अब कल तक, कल से मतलब अब कोई पढ़ाई यहाँ पे फ्रेंच जो हम पढ़ते हैं उसकी पढ़ाई नहीं हुआ करेगी, और हम सब लोग सोचते हैं कि कितना हमारे पास टाइम था, एंड टाइम नहीं है। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब वो आगे कहते हैं हैमल
कि ये जो जितने फेलोज हैं, ये बाहर, ये आउट देयर, ये जो फेलोज हैं, यानी कि वो जर्मन जो सोल्जर्स हैं, प्रूशियन सोल्जर्स, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये सब जो लोग हैं ना, फेलोज वहां बाहर, उनको ये हक मिल जाएगा कहने का तुमसे फ्रांस, कि देखो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ये प्रिटेंड करते हो कि फ्रेंचमैन हो, कि तुम फ्रेंच को बिलोंग करते हो, यानी कि तुम फ्रांस को बिलोंग करते हो, एक फ्रेंचमैन हो तुम, ऐसा तुम ये शो करते हो कि तुम फ्रेंच हो, लेकिन ना ही तुम बोल सकते हो ठीक से फ्रेंच, ना ही तुम लिख सकते हो अपनी ही खुद की जो लैंग्वेज है, तुम्हारे देश की जो मातृभाषा है, ना तुम उसको बोल पाते हो ना लिख पाते हो, तो ये कैसे तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, जब अपनी खुद की लैंग्वेज तुमको लिखनी पढ़नी नहीं आती। लेकिन पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे तुम छोटे से फ्रांस, तुम ही सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो, तुम ही वर्स्ट नहीं हो, हम सब, वी आर ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद। रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, कि तुम ही अकेले ऐसे नहीं हो बेचारे फ्रांस, हम सबको अपने ऊपर धिक्कारना चाहिए, हम सबको अपने ऊपर धिक्कार होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सब भी गलत थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब वो आगे कहते हैं कि वो हम सब, मतलब उसमें कौन कौन आता है, सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स, जो इतने एंशियस नहीं थे, जिनको इतनी बेचैनी नहीं थी, जिनको जरा भी इस बात की चिंता नहीं थी कि तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करवाना चाहिए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू इन टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने क्या प्रेफर किया, तुम्हें फ्रेंच पढ़ाने से ज्यादा जरूरी या ज्यादा प्रेफरेंस उन्होंने इस बात को दिया कि तुम एक फार्म पे काम करो, खेत में काम करो, मिल्स पे काम करो, ताकि तुम थोड़ा पैसा घर पे कमा के लाओ। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी ब्लेम करने वाला हूं, यानी कि मुझे भी खुद को ब्लेम करना चाहिए, मैं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। Have I not often send you to water my plants instead of learning your lessons? क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था कि तुम जाओ और जाके मेरे फूलों में पानी डालो या मेरे प्लांट्स को वाटर करो, बजाय यहाँ पे लेसन्स पढ़ने के? यानी कि जब तुम आते थे तो मैं अपने घर के पर्सनल काम से तुम्हें, कभी अपने पौधों में पानी डालने, कभी कुछ करने, छोटे मोटे अपने पर्सनल चीजों के लिए तुमको भेज देता था, बजाय इसके कि तुम यहाँ बैठ करके अपने लेसन्स को पढ़ो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता, जब मुझे मछली पकड़ने का मेरा दिल कर गया कभी किसी दिन, तो मैं छुट्टी कह देता कि देखिए आज तुम सबकी छुट्टी है, अपने घर पे रहो, मैं तो जा रहा हूँ फिशिंग करने। तो मेरी भी गलती है, मुझ पे भी ब्लेम आना चाहिए, मैंने भी इस तरह से चीजें की, लापरवाही की, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, उस तरह से तुम लोगों को नहीं पढ़ाया जिस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए था। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk about the French language. और वो कहते फिर एक के बाद एक इसी तरह की बातें करते हुए, कभी एक बात कभी दूसरी बात कहते हुए, एम हैमल जो थे, वो फ्रेंच भाषा जो थी उसके बारे में लगातार बात करते हुए चले गए, और उन्होंने कहा दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड की बहुत सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर और सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा है, और हमें इस लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बीच में, यानी कि अपने बीच इसको सीखना चाहिए और अपने बीच में इसको, इसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, उसको बोलना पढ़ना हमें आना चाहिए, और हमें इसको कभी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब एनस्लेव्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? गुलाम बनाना, या गुलाम जो बनाया हुआ व्यक्ति होता है उसको कहते हैं। और वो फर्दर कहते हैं कि हमें क्यों अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी अपनी मातृभाषा पे हमारा कमांड होता है, कोई भी, जो लोग एनस्लेव्ड होते हैं या जो गुलाम होते हैं किसी के, जो गुलाम ऑलरेडी हैं, जो स्लेव्स हैं, अगर उनका उनकी भाषा पे कमांड हुआ तो वो वही एक चाबी है, वो भाषा आना अपने आप में एक चाबी है उस जेल से, उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने का। ये आपको आपकी एक आइडेंटिटी देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे कंट्री को या तुमको बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी एक अपनी पहचान है, मुझे, मैं फ्रेंच मैन हूँ, मेरी भाषा जो है वो फ्रेंच है। तो ये अगर आपका अपनी लैंग्वेज पे कमांड होगा, तो आपकी एक अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान होगा, और यही इस गुलामी के जो जेल है उसकी चाबी है, उसका सोल्यूशन है।
Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब आगे फ्रांस जो है वो क्या कहता है कि मैंने ग्रामर, फिर उन्होंने क्या किया, जो एम हैमिल थे उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और एक लेसन हमें पढ़ के सुनाया। मुझे इतनी हैरानी हुई कि मुझे सारा चैप्टर जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे इतने अच्छे से मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, इतना इजी, सब इतना ज्यादा इजी, जो कुछ भी वो बोल रहे थे सब मुझे बहुत इजी लग रहा था। और मैंने पूरी अब तक कभी भी इतनी केयरफुली, इतना ध्यान दे करके कभी नहीं सुना था। और एम हैमल ने भी कभी भी इतने धैर्य के साथ, इतने सब्र के साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। यानी कि आज टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये आखिरी बार है जो वो उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke. अब वो फर्दर कहता है फ्रांस की, ऐसा लग रहा था कि ये जो पुअर मैन है, ये जो बेचारा हमारे जो टीचर हैं, ऐसा लग रहा था कि एज इफ जितना भी उनको ज्ञान है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो अपने जाने से पहले वो सारा ज्ञान एक ही स्ट्रोक में, एक बार में हमारे बस ब्रेन्स में उसको डाल देना चाहते हैं कि हमको सब कुछ एक दिन में, एक टाइम में सब समझ में आ जाए। ऐसा लग रहा था वो अपनी सारी नॉलेज हमें देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। अब ग्रामर के बाद उन्होंने एक लेसन दिया हमें लिखने के लिए। उस दिन एम हैमल हमें नई कॉपीज हमारे लिए लेके आए थे, उन्होंने नई कॉपीज हमें दी और उसमें ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर से राउंड में राउंड सा बना हुआ था, उसमें लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास उनकी कंट्री का और उनके शहर का नाम वहां पे लिखा था। वो कहता है, फिर फर्दर वो कहता है कि वो देखने में एकदम छोटे छोटे फ्लैग्स जैसे लग रहे थे, लिटिल फ्लैग्स जैसे वो दिख रहे थे, कि जैसे पूरे स्कूल के रूम में, उस रूम में चारों ओर छोटे छोटे झंडे फ्लोट कर रहे हैं, उधर उधर लहरा रहे हो, ऐसा वो देखने में लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी जो डेस्क थी उनके टॉप पर, उसके ऊपर रॉड में वो जैसे टंगे हुए थे और उस पर फ्रांस एल्सास लिखा था, तो वो एकदम झंडे की तरह लहरा रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब वो हम लोगों से कहते हैं जो रीडर्स हैं कि आप लोगों को देखना चाहिए था कि सब लोग कैसे एकदम सेट थे, बिल्कुल अपने काम को करने के लिए एकदम वो फोकस के साथ बैठे हुए थे और कितना सब कुछ शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था और वो क्या था कि जो पेपर थी, जो कॉपीज थी, उनमें पेन से जो लिखते हैं ना, पेन या पेंसिल से जब आप लिखते हो तो हल्का सा साउंड होता है, स्क्रैचिंग सा, बस उस आवाज के अलावा और कोई आवाज वहां पे नहीं आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. अब वो फर्दर क्या कहता है, जो फ्रांस जो बच्चा है, वो कहता है कि जो सिर्फ एक साउंड आ रहा था वहां पे, कि मतलब वहां पे इतना ज्यादा शांति थी, इतना क्वाइट सब कुछ था और इतना फोकस्ड एटमॉस्फेयर था रूम में कि सब बच्चे बहुत ध्यान लगा करके लैंग्वेज पढ़ रहे थे। सिर्फ जो पेन वगैरह की और पेपर की आवाज थी वही थी। कुछ बीटल्स जब आए अंदर, बीटल्स इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि बीटल्स भी अंदर आ गए तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मतलब और कोई दिन होता तो कुछ इस तरह का इंसेक्ट आ जाता तो सारे बच्चे उस पर ध्यान देने लगते हैं, अरे चिड़िया उड़ रही है, तितली उड़ रही है उस पर, और पढ़ाई लिखाई पे उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज जब कुछ बीटल्स अंदर आ गए तो किसी बच्चे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, यंगेस्ट जो वहां बच्चे बैठे हुए थे, किड्स, उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। वो सब भी, जैसे छोटे बच्चों का मन एकदम से चंचल होता है और वो कोई तितली देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं तो उसी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे वहां बैठे हुए थे, उन्होंने तक उस पर ध्यान नहीं दिया, बीटल्स पे, कि अट्रैक्टिव बीटल्स हैं, तब भी नहीं देखा। वो सब लोग अपना फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि जो लिटिलेस्ट वंस थे, यानी कि जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वो अपना जो फिश हुक्स थे उसको ट्रेस करने में लगे हुए थे। यानी कि वो मे बी जो छोटे बच्चे थे वो एक्टिविटी कर रहे थे कि फिश हुक्स को ट्रेस करने की, ड्राइंग बुक
टाइप का काम करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे ट्रेसिंग वाला काम करते हैं कि डॉट्स होते हैं उनको जोड़ते हुए फिश हुक्स वो बना रहे थे अपनी आर्ट कॉपी पे। तो ऐसा लग रहा था कि वो भी उनके भी फ्रेंच लेसन का पार्ट है, वो भी फ्रेंच सीख रहे हैं इतने ज़्यादा फोकस के साथ वो अपने फिश हुक्स की ड्राइंग बना रहे थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ बैठे थे उन्होंने तक उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। और फिर वो फर्दर कहता है कि छत पे, रूफ पे जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो बहुत ही धीरे धीरे से कू की आवाज, यानी कि अपना कबूतर जो आवाज निकालता है वैसे वो आवाज निकाल रहे थे। और तब फ्रांस ने कहा कि मैंने अपने आप में सोचा कि क्या ये लोग जो अब जर्मनी का यहाँ पे कब्जा हो गया, तो क्या ये लोग जो पिजन्स हैं उनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, जर्मन में कू करना सिखा देंगे, पिजन्स को भी सिखाएंगे क्या? इस तरह की बातें फ्रांस जो है उसके दिमाग में चल रही हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. वो कहता है कि जब भी मैं अपना लिखते लिखते जब मैं भी सर उठा के देखता था, तो मैं दिखता था कि एम हैमल जो थे वो अपनी चेयर पे बिल्कुल मोशनलेस एकदम स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं, एकदम भी हिल नहीं रहे हैं। और पहले किसी एक चीज को देखते थे फिर दूसरी चीज को, और बहुत ध्यान से घूरते हुए देख रहे थे, जैसे वो अपने दिमाग में हर एक चीज को बैठा लेना चाहते हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग मेमोरी बना लेना चाहते हैं। उस छोटे से स्कूल के रूम में हर एक चीज को वो ऐसे देख रहे थे। For 40 years, he had been there in the same place with his little garden outside the window and his class in front of him, just like that. पिछले 40 सालों से वो इसी सेम जगह पे थे, सेम क्लासरूम में, यही गार्डन उनकी खिड़की के बाहर दिखता था, और ये क्लास भी एज इट इज था जैसे अभी था। बिल्कुल पिछले 40 सालों से उनकी यही दिनचर्या थी, उनकी यही रूटीन था। और आज वो सारा रूटीन अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे, क्योंकि आज के बाद वो ये जगह छोड़ के जा रहे थे। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the gardens were taller, and the hop vine that he had planted himself twined above the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब वो कहता है फर्दर, जो फ्रांस है वो बोलता है कि जो डेस्क थे वहां पे और जो बेंचेस थी वो बहुत ही हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी कि बहुत ही एकदम पुरानी सी टूटी फूटी सी हो गई थी, बहुत स्मूथ सी हो गई थी। जो यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि पिछले 40 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए थे, कि जो वॉलनट के ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे गार्डन में, वो खूब लंबे हो चुके थे। जो हॉपवाइन थी, हॉपवाइन इस तरह की जो बेल होती है, आपने देखा होगा लता वाले जो पेड़ होते हैं, कि आप एक रस्सी से बांध दीजिए तो उस पे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। ट्वाइन मतलब ऐसे गोल गोल घूमते हुए जो लता के पेड़ जाते हैं। और वो हॉपवाइन जो उसने खुद प्लांट किया था वहां पे, खुद उन्होंने लगाया था एम हैमल ने, वो भी विंडोज तक ट्वाइन, यानी कि थोड़ा सा ऐसे घूमता घूमता अब छत तक पहुंच चुका था। यानी कि पिछले 40 सालों में ये सारे चेंजेस आए थे, कि डेस्क थोड़े से खराब हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, वॉलनट के पेड़ बड़े हो गए थे, और हॉपवाइन जो उन्होंने खुद लगाया था, सोचिए वो कितना छोटा होगा, लेकिन 40 साल के ड्यूरेशन में वो पहले विंडो तक आया और अब विंडोज से उनकी छत तक पहुंच गया था। फिर वो फर्दर कहता है कितना ज्यादा इस पुअर मैन, इस बेचारे आदमी का दिल कितना ज्यादा टूट गया होगा, बिल्कुल इनका दिल टूट गया होगा। और वो फर्दर कहता है कि नीचे वो लोग बैठे थे, तो ऊपर जो एक कमरा में भी वो उनका घर भी था एम हैमल का, वहां ऊपर रूम में जहां वो रहते थे, उनकी जो सिस्टर थी, वो उनके चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो रूम में इधर से उधर मूव कर रही थी। अपना सारा ट्रंक्स, यानी कि अपना सारा सामान वो लोग सब कुछ अपना पैक करके रख रहे थे, क्योंकि उनको अगले दिन ही देश छोड़ करके वहां से चले जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब वो कहता है लेकिन ये सारी चीजों होने के बाद वजूद उनके पास इतनी करेज थी, इतनी हिम्मत थी, कि उन्होंने लास्ट तक हर एक लेसन को बहुत ध्यान से सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo.
अब वो फर्दर कहता है कि जब आफ्टर द राइटिंग, यानी कि वो जो लेसन्स लिख रहे होते हैं वो जब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक लेसन पढ़ते हैं, और जो वहाँ पे जो यंग बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे किड्स होते हैं, वो भी वहाँ बैठे होते हैं, और वो अपना बा बी बू, यानी कि ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना जो बच्चे बोलते हैं, ए ओ, ये इस तरह के जो बेबीज वर्ड्स होते हैं, वो बच्चे, छोटे बच्चे चैंट करके उनको टीचर को सुना रहे थे. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. अब वो कहता है कि बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे के हिस्से में बैक बेंचेस पे जो बूढ़ा हाउसर था, वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा लगा करके, जो प्राइमर यानी कि वो जो बुक थी, प्राथमिक शिक्षा वाली जो किताब थी बच्चों वाली, वो उसको हाथ में ले करके और दोनों हाथ से पकड़ करके, और वो लेटर्स, उसपे जो एक एक लेटर्स लिखे हुए थे वो बोल बोल करके, स्पेल कर करके उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा था, और बच्चे वो रिपीट करके उनको बा बी बू इस तरह के वर्ड्स को रिपीट कर रहे थे, ओल्ड हाउसर जब उनको सिखा रहा था. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब वो कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए था, यानी कि वो रीडर्स से कहता है कि आप लोग को देखना चाहिए था कि वो रो रहा था, और रोने की वजह से, बहुत इमोशनल होने की वजह से उसकी आवाज़ जो थी वो भर्रा रही थी, काँप रही थी. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँपना, कि आवाज़ भी काँपती हुई महसूस हो रही थी क्योंकि वो रो रहा था. और उसको जब हम सुन रहे थे उसकी ये काँपती हुई आवाज़ को, तो बहुत ही फ़नी भी लग रहा था, थोड़ा-सा हँसी भी आ रही थी. एंड दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि और हम लोग भी यही चाहते थे, हम सब भी यही चाहते थे, हँसे कि रोएँ, कि और हँसना और रोना चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. और वो फर्दर कहता है कि कितना अच्छे से मुझे याद रह गया, यानी कि कितना अच्छे से मुझे समझ में आया, क्या ऐसा समझ में आया जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा वो. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और फिर अचानक से क्या हुआ, एक ही बार में जो चर्च क्लॉक थी, चर्च की जो घड़ी थी, उसने दोपहर का 12 बजाया. घंटा घर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे दोपहर के 12 बजे थे, वो टाइम स्ट्रक हुआ. देन दी एंजलस. एंजलस का मतलब हुआ कि जो क्रिश्चियंस होते हैं या जो चर्च गोअर्स होते हैं, एंजलस एक देवता हैं, अवतार जिनको हम कहते हैं हिंदी में, उनको उनकी पूजा करने के लिए या उनको वर्शिप करने के लिए वो घंटी बजी थी, और जितने भी चर्च क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे जा कर के उनकी वर्शिप करने का वो टाइम था, 12 बजे का. और उसी सेम समय क्या हुआ कि जो प्रूशंस थे वो अपनी ड्रिल करके वापस आ रहे थे, यानी कि सुबह के टाइम वो ड्रिल कर रहे थे, अब वो उनका लौटने का समय था, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे, और उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दी. ट्रम्पेट इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो ट्रम्पेट बजाते हुए वहाँ से लौट रहे थे. और वो ट्रम्पेट का जो साउंड था वो उनको अपने विंडोज़ के अंडर सुनाई दिया, अपने जो खिड़की थी उसके नीचे की तरफ से सुनाई दिया. और एम हैमल जो टीचर थे वो एकदम से खड़े हुए, बहुत ही पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, और अपनी चेयर से उठ करके वो खड़े हुए. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा, यानी कि वो आज उनको एक अलग तरीके से देख रहा था कि अरे उसके टीचर कितने लंबे हैं, कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसको पता था कि आज के बाद वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगा. तो उसको अपने टीचर में, उस लैंग्वेज में, हर चीज़ में, हर जगह सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई दिख रही थी. और उसके बाद हैमल कहते हैं, माय फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम. चोक का मतलब होता है दम घुटना, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, और कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मैं इस तरह से कहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, उनका गला रुंध रहा होता है रोने की वजह से, और कोई चीज़ उनको चोक कर रही होती है, यानी कि इतना उनको रोना आ रहा होता है कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है. ही कुड नॉट गो ऑन. वो नहीं बोल पाते हैं, उनका एकदम गला रुंध जाता है और उनसे कुछ भी नहीं कहा जाता है. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France. अब वो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं, चौक का पीस उठाते हैं, और पूरी शक्ति लगा के, अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे वो लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, कि अपने देश को एक सलाम कर रहे हैं, अपने देश को सम्मान दे रहे हैं कि फ्रांस हमेशा रहे. उसके बाद वो रुक जाते हैं, अपना जो सिर है, अपना हेड जो है वो वॉल के अगेंस्ट लगा लेते हैं, यानी कि सिर दीवार से अपना सर ऐसे करके लगा लेते हैं,
and without a word he made a gesture to us with his hand. और कोई शब्द वो बोल नहीं पा रहे होते क्योंकि उनका गला भराया हुआ होता है, और बस हाथ से एक जेस्चर करते हैं, अपने हाथ से एक इशारा करते हैं, और उसका इशारे का मतलब होता है कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस हो गया, स्कूल खत्म हो गया, आप घर जा सकते हैं. With this we have come to an end of this chapter. आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा. बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा मुझे. तो ये बहुत पसंद आया जब मैं इसको पढ़ रही थी तो. एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हमें ये इम्पोर्टेंस बताई गई है कि चीज़ों को जो हमारी लाइटली या कैजुअली लेने की आदत होती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते और वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है. जैसे इन बच्चों के लिए उनकी फ्रेंच सीखने की जो एक अब अपॉर्चुनिटी थी, वो उनको अब कभी नहीं मिल पाएगी. So is the author of this chapter. Last lesson I have already okay. So the answer is Alfonso Daudet. What is the main setting of the story? Story की main setting कहाँ पर है? अल्सास के शहर में, which is under the Prussian occupation now. Why is Franz worried about going to school that day? क्यों वो चिंता में था? He fears being scolded by M. Hamel for not preparing for the lesson on participles. Okay, what does Franz contemplate doing instead of going to school? स्कूल जाने के बजाय क्या चीज उसका करने का मन था कि he wants to run away and spend the day outdoors. What news does Franz see on the town hall bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे उसने क्या न्यूज उसने देखी, क्या अनाउंसमेंट हुआ था कि दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स, ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट. हाउ डज एम हैमर रिएक्ट टू फ्रांस बीइंग लेट टू द क्लास? कैसे एम हैमर ने रिएक्ट किया था? He kindly tells Franz to quickly take his seat and starts the lesson without scolding him. उन्होंने बिल्कुल भी फ्रांस को डांटा नहीं था और कहा था अपनी जाके जल्दी से सीट ले लो. Why is the classroom unusually quiet and solemn that day? क्यों इतना शांत था और अजीब सा था, सीरियस था? Because it is the last French lesson as ordered by the Prussian authorities. What does M. Hamel emphasize about the French language during the lesson? क्या किस बारे में emphasize किया था French language के बारे में? That it is a beautiful logical language and most holding on to its essentials especially during difficult times. और जो अभी चूंकि वो लोग enslave हो चुके थे तो उनको अपनी मातृभाषा को गार्ड करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए. How does the story make Franz feel about his education and language? क्या उसको समझ में आया अपने एजुकेशन के बारे में? He regrets not taking his studies seriously before and now he realizes उसकी लैंग्वेज की और एजुकेशन की क्या वैल्यू है. How does M. Hamel conclude the last lesson? He writes, Vive la France on the blackboard, dismisses the students and bids them farewell. वो बड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे विवे ला फ्रांस लिखते हैं और स्टूडेंट्स को डिसमिस कर देते हैं कि क्लास डिस्पर्स हो चुकी है और उनको अलविदा हमेशा हमेशा के लिए कह देते हैं. सो अब ये ग्लॉसरी पे हम आ गए हैं. ये सारे वर्ड्स आपको मैंने ऑलरेडी इसके मीनिंग और फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्ड रैपिंग. तो मतलब क्या हुआ? अ क्विक शार्प नॉकिंग या टैपिंग साउंड. मैंने आपको बताया था कि वो रैपिंग का साउंड निकाल रहे होते हैं रूलर को डेस्क पे मार के. तो दिस इज रैपिंग एंड हाउ इट इज प्रोनाउंस रैपिंग. ओके, सो ये इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं. आप इसको देख सकते हैं किस तरह से प्रोनाउंसिएशन है या और मीनिंग्स के साथ में. And with this, we have come to an end of today's video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 ऐसे ही मत जाइएगा. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश ओवर चाय के साथ. गुड बाय. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.